बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हालिया इंतखाबात में जो बाइडेन के मुकाबले में ट्रंप को शिकस्त क्या हुई, उसने अमरीकी आइन और जमहूरी इक़्तिदार को ही पामाल कर दिया। अमरीकी तारीख का स्याह दिन था कि नौ मुंतखब सदर जो बाइडेन की इलेक्टोरल कॉलेज में फतह की बाकायदा तस्दीक के लिए कांग्रेस के दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास के दौरान ट्रंप के हामियों ने धावा बोल दिया। हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि नायब सदर माइक पेंस और अरकान को भागकर अपनी अपनी जानें बचाना पड़ी। 5 अफराद हलाक हुए। हालात पर काबू पाने के लिए स्पीकर नैन्सी पेलोसी को फौज बुलाना पड़ी। ट्रंप इस नताइज को तस्लीम नहीं कर रहे और ये बात समझ से भी बालातर है कि इंतखाबात में शिकस्त खुर्दा ट्रंप ने अमरीकी आइन और जमहूरी इक़्तिदार को पसे पुश डालकर इंतकाल इक़्तिदार के सिलसिले में अमरीकी वकला की मुशावरत क्यों मांगी है। ट्रंप के हामियों का बज़िद रहना कि वो सदारती इंतखाबात के नताइज कभी तस्लीम नहीं करेंगे, हालात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ ले जाया जा रहा है। बहरहाल इस वक्त हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने मुआवजे की मंजूरी दे दी है। अब देखना यह है कि ट्रंप इस मुआवजे का सामना करेंगे या नहीं। साथ साथ हम बात करेंगे कि दीगर दुनिया के जो पावरफुल मुल्क हैं वो इस तमाम सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, बात करेंगे आज के शो में। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूंगी। मेहमानों का तारुफ करा दूं। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर नय्यरुद्दीन अहमद साहब है, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं और साथ साथ इंटरनेशनल अफेयर्स में एक्सपर्टी रखते हैं नासिर शिराजी साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नैयर साहब, अमरीका में अगर हम देखें, अमरीकी पार्लिमानी तारीख के 149 साल में के बाद आने वाला ये पहला वाक़या बहुत अहम भी है और बज़ाहिर लग ये रहा है कि नए सदर की जो मुंतकली है वो इतनी आसान नहीं है। जी नहीं साहब जी, आपने सही फरमाया कि ये एक बहुत ही टेंस सूरत हाल पैदा हो गई है और अननेसेसरी, जैसे कहते हैं कि इसमें एक एक्शन लिया ऐसा जिसमें तकरीर करके लोगों को, मैं इसकी बात कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप की जी, अपने हामियों को मुश्तइल किया और उसके बाद उन लोगों ने बाकायदा जो इनका कैपिटल हिल है उसके ऊपर चढ़ाई कर दी, जिसमें कि कांग्रेस और सेनेट में, और वहाँ पे जनाब सूरत हाल ये बनी कि किसी के लैपटॉप, नैन्सी पेलोसी का तो लैपटॉप भी चोरी हो गया और बहुत, जैसे कहते हैं कि उधम मचा, और जिसकी वजह से तकरीबन 5 से ज्यादा लोग जो हैं उनकी डेथ हुई है। और इस सूरत हाल में मतलब यहाँ पर अमेरिका में बड़ा जबरदस्त रिएक्शन भी हुआ और ट्रंप साहब को अब अपनी इज्जत की खातिर लेने के देने पड़ गए हैं। और दूसरी दफा जो उनकी इम्पीचमेंट की गई है कांग्रेस में जी, तो उसमें उनके जो नेक्स्ट टर्म के लिए 2024 में सदारती इंतखाब है उस पर भी एक सवालिया निशान लगा दिया है कि क्या कोई सदर जिसको 2 दफा इम्पीच किया गया हो वो कानूनी तौर पे इलेक्शन लड़ भी सकता है कि नहीं। तो अल्टीमेटली तो ट्रंप को बहुत ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ा है और आइंदा आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी। बड़ा स्मूथ, जैसे कहते हैं कि टेक ओवर होगा इसका जो बाइडेन का और कोई उसको मसला नहीं होगा। अलबत्ता सिर्फ ये है कि उस वक्त वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब मौजूद नहीं होंगे, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है नासिर साहब, अमेरिका में रिएक्शन हमने कुछ अर्से पहले नस्ली फसादात के हवाले से भी देखा था। अब नए इलेक्शन के बाद भी हमें ये कुछ इस तरह की सिचुएशन नजर आई। आपको क्या नजर आ रहा है इस वक्त जो है, क्या वाकई एक अमेरिका जो हमें पहले एक जमहूरियत का अलमबरदार सेकुलर हमें वहाँ पे सिस्टम नजर आता था, अब उस तरह से वो अमेरिका नहीं रहा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट और अहम बात है कि वो अमेरिका जो पूरी दुनिया को गाइडलाइन प्रोवाइड करता था और एक लीडिंग रोल भी प्ले कर रहा था, उसकी हेजमोनिक पोजीशन की वजह से वो दुनिया की पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी उसकी जो इन्वॉल्वमेंट थी, क्या आज वो अमेरिका वो नहीं रहा? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नंबर 1 ये कि अमेरिका जो है, अगर हम उसके इंटरनल जो मैटर्स है उसकी बात करें तो हमें तो वो ये सबक पढ़ाते हैं कि आपके यहाँ जो है सेक्टेरियन फाल्ट लाइन्स हैं और रिलीजियस फाल्ट लाइन्स हैं और एथनिक फाल्ट लाइन्स हैं। अमेरिका की अपनी फाल्ट लाइन्स क्या है, क्योंकि जब वो पावर के अंदर होते हैं तो आप उनकी वीकनेसेस को नहीं नोट करते, लेकिन अभी ट्रंप पीरियड के दौरान बहुत सारी चीजें नोट हुई है पूरी दुनिया के अंदर, जिनमें से एक जिसकी तरफ आपने इशारा किया है वो ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट है। और उसमें पता चला है कि अमेरिका के अंदर जो ये वाली फॉल्ट लाइन है बहुत गहरी हैं
तबकाती। उसके बाद जो है दूसरा मसला है, यानी इसको आप कह लें नस्ली कह लें। उसके बाद जो दूसरा मसला है, जिसे एक पूरी मूवमेंट है अमेरिका के अंदर, वी आर 99% या ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट, तो वो जाहिर है वो भी बहुत ज्यादा जड़ों के अंदर बैठी हुई है मूवमेंट अमेरिकन सोसाइटी के अंदर, क्योंकि अमेरिका में 1% के पास जो सारी वेल्थ है और 99% जो है वो उस वेल्थ से महरूम है। तो इसी तरीके से फिर पॉलिटिकल सिस्टम, अभी ये जब मसला हुआ और पूरे अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, तो पॉलिटिकल सिस्टम ने उसको एड्रेस करना था। वहां पर वाज़े नजर आया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में और जो गवर्नर्स थे मुख्तलिफ स्टेट्स के, उसके दरमियान शदीद इख्तलाफात आए। वो कोविड के दौरान ये के अंदर भी नजर आए और इस क्राइसिस के दौरान भी नजर आए। इससे ये पता चला कि अमेरिका का जो करंट पॉलिटिकल सिस्टम है वो इंटरनली भी अपने चैलेंजेस को जो उनकी अपनी जमीन के अंदर है उनको एड्रेस करने की पोजीशन में नहीं है। और ये फॉल्ट लाइन्स जो है, अब इनका एक कनेक्शन ये इक्तिसादी फॉल्ट लाइन्स के साथ है, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर एक हेजमोनिक पोजीशन रखता है। उसकी इकोनॉमी की बहुत ज्यादा स्पेंडिंग जो है वो दुनिया के अंदर मौजूद अमेरिकन अड्डे और मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर है। और उसकी वजह से भी अब मुल्क के अंदर चाइना के हवाले से उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि हम उसके साथ इकोनॉमिक वॉर में जा रहे हैं। उसकी वजह से बहुत सारी जो नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करानी पड़ी है उसका भी डायरेक्ट इफेक्ट आया है। और अमेरिका की मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर भी ये तासर पाया जाता है कि बाज़ स्टेट्स ये समझती हैं कि उनके पैसे से दीगर स्टेट्स जो है वो बेनिफिशियरी हैं और उनको उतना बेनिफिट नहीं मिलता जो दरअसल उनकी अपनी इकोनॉमी या उनकी डेवलपमेंट है उसका उनको मिलना चाहिए, ड्यू शेयर मिलना चाहिए। तो अमेरिका बहरहाल चूंकि अनकवर हुआ है, ट्रंप पीरियड ने बहुत सारी चीजें बिलखसूस उनके जो फॉरेन रिलेशंस हैं उसको एक नई जेल दी है। अब ये जेल इस तरीके से है कि पूरी दुनिया में हमेशा डिप्लोमेटिक नॉर्म्स चलती है। डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में आप एक छोटा मुल्क भी हो तो उसके प्रेसिडेंट के लिए, उसके हेड ऑफ द स्टेट के लिए हमेशा एक डिप्लोमेटिक वर्डिंग यूज करते हैं। ये वर्डिंग, और वो भी अपने अलाई के लिए कि आप उसको ये मुखातब करते हो गए, ओ किंग यू कांट सर्वाइव विदाउट अस इवन फॉर अ वीक, इवन फॉर 3 वीक। ये लैंग्वेज नहीं रही दुनिया के अंदर ना, ये बिल्कुल बुलिंग लैंग्वेज है जो गली कूचों के अंदर तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल की जा सकती है। इसी तरह अमेरिका ने अपने एलाइज के साथ जो सलूक किया है वो नेटो के अंदर आप देख लें, कनाडा के साथ देख लें, उन्होंने उनके साथ मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स को रिवाइज किया है। नेटो कंट्रीज को कहा है कि आप इसके अंदर जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट डालें। और अमेरिका अपने बहुत सारे एलाइज को भी मेंटेन करने में, जैसा जो ईरान के साथ एग्रीमेंट था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उसको भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट फौरी तौर पर ज़ाहिर इन्होंने उससे डिनाइल कर दिया, उससे निकलने का ऐलान कर दिया। तो अमेरिका पूरा बतौर स्टेट, बतौर सिस्टम अंडर क्वेश्चन है। और ये जो हमें डेमोक्रेसी के सबक पढ़ाते थे पूरी दुनिया के अंदर कि नो जी हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम आइडियल है और हमारे यहाँ तो हम जैसे उन्हीं की जमहूरी इक़्तिदार पे सवालिया निशान बन गया है। जी हाँ, अच्छा, ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है और उसके बाद जो है वो बहुत अच्छे तरीके से नया जो सदर है वो उसको टेक ओवर कर लेता है। तो वो पता चला कि नहीं ऐसा नहीं है और ये अनकवर हुई है। ट्रंप पीरियड में चीजें अनकवर हुई हैं, चीजें पहले से थी, एग्जिस्ट करती थी। अच्छा। लेकिन चूंकि एक मखसूस तरह का सिस्टम एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से मीडिया उनके हाथ में, बहुत सारी दीगर चीजें उनके हाथ में, वो पोर्ट्रेट नहीं होने देते। लेकिन ट्रंप पीरियड के अंदर चूंकि ट्रंप ने खुद वो स्टेप्स लिए हैं कि जिनको कवर करना या जिनको आप कह लें कि अल्फाज के जरिए से उसको मैनेज करना मुमकिन ही नहीं रहा। और ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है इसने दरअसल कली खोल के रख दी है। 4 लोग मर्डर हुए हैं, कई लोग जख्मी हैं, कैपिटल हिल जो है उसको अटैक किया गया है और उसकी वजह से एक नया, अभी तो वोट टेकिंग सेरेमनी में आप देखिए ना 15 से 20 हजार फौजी वहां पर मौजूद होंगे जो कि अफगानिस्तान और इराक में मौजूद नहीं है। इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट होगी वोट टेकिंग के दिन। तो वो किसी ने एक अच्छा तबसरा किया है, उसने कहा अमेरिका खुद को फतह करने जा रहा है। जी अच्छा, ये इराक के लिए आपके पास इतनी फोर्सेज नहीं चाहिए, अब आपको अपने ही कैपिटल को फतह करने के लिए इतनी फोर्सेज चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये डर है अमेरिका के अंदर कि अगर मैं डिसीजन मेकर्स की बात कर रहा हूँ कि अगर ये आइंदा चंद दिन मतलब 20 जनवरी तक तो उसके पास टाइम है और ये अपने यूज ऑफ फोर्स जो है, जो इसकी मतलब बतौर प्रेसिडेंट इसके पास जो इख्तियारात हैं इनको इस्तेमाल किया तो ऐन मुमकिन है कि ये कोई नई जंग स्टार्ट कर दे। मिडिल ईस्ट में एक नई जंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है और ये एक ऐसी जंग होगी कि जिसको मैनेज करना और जिसको एंड करना खुद अमेरिका के बस में नहीं होगा। ये उनको सूट नहीं करती है, लिहाजा वो ये चाह रहे हैं कि इतना प्रेशर एनहांस करें कि आखिरी दिनों में ये स्मूथ ट्रांजिशन भी हो जाए और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने घर को अच्छे तरीके से चली जाए। उसके लिए इस वक्त पॉलिटिकल इदारे भी एक्टिवेट हैं, जैसा कि ये इम्पीचमेंट का सिलसिला चल रहा है और मिलिट्री इंस्टीट्यूशन भी एक्टिव हैं, जैसा कि आपने वहां पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन देखी है जो अनप्रेसिडेंटेड है, कभी हिस्ट्री में इतनी
मिलिट्री जो डिप्यूट है वो वहां पर नहीं की गई है। ठीक है, प्रोफेसर कंदील अब्बास ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू वेरी मच सर। सर, हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो कैपिटल हिल में वाकया हुआ, कांग्रेस की बिल्डिंग पर हमला हुआ, उसके बाद हालात तब्दील हुए, अब ट्रंप की इम्पीचमेंट की मंजूरी दे दी गई है। सर, सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि हम पहले जो डिस्कशन कर रहे हैं कि अमेरिका जो कि जमहूरी इक़्तिदार का रवादार रहा है, गाइडलाइन रहा है, पावर में रहा है, इस वक्त जो है उसके अपने जमहूरी इक़्तिदार पर सवालिया निशानात बन चुके हैं। अमेरिकन सोसाइटी के अंदर जो हम पोलराइज देख रहे हैं वो पहले से मौजूद थी, अब बैरूरी चैलेंजेस भी उसको साथ में हैं, तो ये नए सदर के लिए कितना मुश्किल होगा? देखिए, अमेरिका कल्चर है, इसमें किसी भी अमेरिकी सदर के जो फर्स्ट 100 डेज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसको पूरी दुनिया की नज़र होती है और खुद अमेरिकियों की भी नज़र होती है उस पर। एक तो नेगेटिव इम्पैक्ट जो बाइडेन के लिए आएगा वो ये है कि अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 433 के मुकाबले में 232 लोगों ने जो मुआवजे की तारीख है उसकी हमायत कर दी है और अब ये मजीद कार्रवाई सेनेट में चली जाएगी। अच्छा। अब सेनेट अगर इसमें बिजी हो जाती है तो नेक्स्ट जो 100 डेज है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो बाइडेन की कारकर्दगी पे पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पार्टी लेवल पे भी आएगा, वो ये कि अगर सेनेट में मुआवजे की तारीख कामयाब हो जाती है 2/3 मेजॉरिटी के साथ, तो जो 2024 में ट्रंप ये समझ रहे थे कि वो दोबारा कैंडिडेट बनकर इलेक्शन लड़ेंगे और ये पोस्ट वापस हासिल करेंगे, उसके तमाम तार इम्कानात हो जाएंगे और वो नायल हो जाएंगे। इस तरह मैं समझता हूँ कि जो अगर सेनेट में ये कार्रवाई होती है उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो जरूर आएगा, लेकिन डेमोक्रेट्स को ओवरऑल एक पॉपुलैरिटी ज्यादा मिल जाएगी। ठीक है, नैयर साहब, आप अब हम जरा आ जाते हैं कि ये जो ट्रंप अभी मुतालबा कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट सही काम नहीं कर रहा, अभी नताइज की तौसीक ना करें, ये काम आईनी वकला से उन्होंने करने का मुतालबा किया है, वो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, ट्रंप जो भी कह रहे हैं ना, ये एक हारी हुई जंग लड़ रहा है। अच्छा। और इस वक्त अमेरिका की जो फोर्सेस हैं, आपने देख ही लिया है कि उन्होंने जॉइंट चीफ्स ने बाकायदा एक लेटर इशू कर दिया है जिसमें कि जो अल्फाज हैं उनसे साफ जाहिर होता है कि ट्रंप अगर कोई भी किसी किस्म की कोई गैर कानूनी हरकत करेगा या ऑर्डर देगा तो उसके ये लोग मानने के पाबंद नहीं हैं। और ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है पूरे मतलब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कि तुम लोग अब अपने आप को फारिग समझो और ये इस तरह से आप ये रगमाल नहीं बना सकते अमेरिकन गवर्नमेंट को और मतलब बाकी अमेरिकन लोगों को। तो इसमें मुझे तो अब ये नजर आ रहा है कि ही हैज लॉस्ट द बैटल और इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम कि जिसके बाद ही विल ऑब्वियसली जिसे कहते हैं ना कि वो गुमनामी की जिंदगी में बाकी टाइम गुजारेंगे, प्रोवाइडेड कि जो बाइडेन की जो इंतजामिया है वो इस तरफ ना चली जाए कि उनके ऊपर कुछ मुकदमे खोल दिए जाएं। अच्छा। तो फिर इनको कुछ ना कुछ पब्लिसिटी मिलती रहेगी, वरना तो इनको शायद मीडिया भी आइंदा वो ना लगाए। ठीक है, नासिर साहब, ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात हो रही है, ट्रंप के इम्पीचमेंट की मंजूरी दी, आज हमने देखा 232 जो है ये आर्टिकल 25 है उनका, तो पाकिस्तान में भी हमारे यहाँ देखते हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाकर जो है कुछ इस तरह के इम्पीचमेंट का कोई सिलसिला होता है हमारे लॉज में? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में भी इम्पीचमेंट का सिलसिला है, मुआखजा हो सकता है, टू पार्लियामेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है और अगर पार्लियामेंटेरियन जो है वो एक अक्सरियत काते के साथ तो तिहाई से ज्यादा अक्सरियत के साथ एक फैसला करे तो ये बिल्कुल हो सकता है और वो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। उसका अपना अंदाज है, उसका अपना अंदाज है। अमेरिका में एक ट्रेडिशन ये रहा है कि अमेरिका में दोनों पार्टियां अपने अपने पार्टीज को फेवर देती है और लेकिन तकरीबन 70 ईयर बाद अभी जो डाटा हमारे पास आया है, तकरीबन 70 साल बाद ऐसा हुआ है कि खुद ट्रंप की अपनी पार्टी ने, रिपब्लिकन ने ट्रंप के खिलाफ वोट दिया है और उन्होंने कहा है कि इन्होंने अमेरिका के प्रेस्टीज को तबाह किया है, अमेरिका की जो इतने स्टेट इंस्टीट्यूशन है उनको अंडर अटैक लेके आए हैं। लिहाजा ये एक नई चीज है और ये उस रिजेंटमेंट को भी शो करती है कि जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन पे इस वक्त उसकी अपनी पार्टी के अंदर पाई जाती है। तो अमेरिका को बचाने के लिए भी उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो इस ट्रंप को उस जगह पर ला खड़ा करें
कि या तो ट्रंप कुछ करने की पोजीशन में ना रहे आइंदा चंद दिनों के लिए, और वो खतरा जो जैसा कि मैंने बयान भी किया कि वो चूंकि प्रेसिडेंशियल पावर्स वहां पर बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट या प्रीमियर के पास वो पावर्स नहीं है जो अमेरिका में प्रेसिडेंट के पास पावर्स है। बस अगर अमेरिका में प्रेसिडेंशियल पावर जो है वो अगर आप उसको इस्तेमाल करते हुए किसी भी स्टेट के खिलाफ कोई एक्शन ले ले या कोई भी ऐसा वेंचर कर दे कि जिसको अमेरिका को बतौर स्टेट आइंदा फ्यूचर में मैनेज करना ही मुमकिन ना हो, तो ये मैसेज जो जिसकी तरफ अभी इशारा भी किया नैयर साहब ने, ये मैसेज फोर्सेस का वो मैसेज है कि वो है तो सिविलियन अथॉरिटी के मातहत, लेकिन वो कोई ऐसे अहकामात नहीं मानेंगे कि जो इस वक्त स्टेट को थ्रेट में लेके आए या स्टेट को इस वक्त फैसिलिटेट ना करते हो। तो ये ऐसी जगह पर अमेरिका नहीं रहा है पहले, बहुत यानी कंफ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट हुई है अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स के लिए और अमेरिका के हवाले से जो पूरी दुनिया को पोर्ट्रे किया जाता है उसके लिए, और अमेरिका को इसको डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है कि कैसे वो ये कहे कि ये सारा कुछ हो गया है। सिटिंग प्रेसिडेंट ने लोगों को इन्वोक किया है, उन्होंने लोगों को जो है वो उभारा है, उन्होंने वहां आके जो है वो विद वेपन जो है इस एक लिहाज से उनके लिहाज से जो मुकद्दस बिल्डिंग है उसके अंदर वो आए हैं। तो ये अमेरिका के लिए ये चीजें जो है काफी हॉरिफिक हैं। तो मेरा ख्याल है कि आइंदा फ्यूचर वर्ल्ड में भी जैसा कि डॉक्टर कंदील साहब ने कहा, ये बात दुरुस्त है कि इन्हें अभी कंट्रोवर्सीज का सामना रहेगा और फौरी तौर पे चीजें सेटल डाउन होती नजर नहीं आएंगी, और उसके बाद जो चीजें सेटल डाउन करनी होती है ना, बिलखसूस जो प्रेस्टीज से रिलेटेड मैटर है, ये इन अ डे नहीं होते हैं। आपने अभी अपनी स्टेट प्रेस्टीज को बहाल करने की एफर्ट करनी है, आपने अपने एलाइज के साथ जो आपका इस बात का लेवल है वो एट मिनिमम है उसको बहाल करना है। इसके अलावा आपने रीजन के अंदर अपनी जो एक हेजमोनिक पोजीशन है उसको दोबारा बहाल करने के हवाले से इसको करना है। इसके अलावा आपने चाइना को या रशिया को या ईरान को इनके हवाले से आपने अपनी पॉलिसी को रीडिफाइन करना है। तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। अगरचे अभी नई टीम के जरिए से और नई एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए से चीजें सामने आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अभी 3 महीने कम है और अभी ये पीरियड जो है वो शायद लंबा चलेगा, जिसमें जो है वो अमेरिका आइंदा कैसे रीशेप होता है उसकी चीजें नजर आ जाएंगी। अलबत्ता मैं इस चीज से एग्री नहीं कर रहा हूँ कि ट्रंप साहब जो है ना इररेलेवेंट हो जाएंगे। ट्रंप का मिजाज इररेलेवेंट होने वाला है नहीं, और वो किसी अथॉरिटी में नहीं होंगे तब भी साबिक सदर का टाइटल अब उसके साथ है। अगर इम्पीचमेंट के बाद कोई केसेस चल रहे होंगे तो यकीनन वो केसेस भी उनको जो है वो मीडिया के अंदर रखेंगे। तो अगरचे वो कोई काम करने की पोजीशन में नहीं होंगे, लेकिन वो मीडिया के अंदर अपने आप को रेलेवेंट रखेंगे, ये उनका मिजाज है और उनकी लॉबी भी कुछ ऐसी ही है। चले अभी तो डिस्कशन इम्पीचमेंट की भी कर रहे हैं हम लोग। पहले जब सदर ट्रंप थे तो वो यूक्रेन के साथ मामलात हुए थे 2019 में, तब उनका एक मुआवजा हुआ था। अब इस बार जो मुआवजा होगा क्या वो उसके लिए तैयार है? बात करेंगे नाज़रीन इस ब्रेक के बाद। अच्छा प्रोफेसर कंदील साहब, आप जरा ये क्लियर कर दीजिए कि अभी जो है, चूंकि अभी ओथ टेकिंग सेरेमनी होनी है और 15 जनवरी को जो है वो अब अगला सेशन भी होगा जिसमें पता चलेगा कि क्या इकदाम हो रहे हैं। इस वक्त ट्रंप की करंट पोजीशन क्या है? वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, उनके पास क्या इख्तियारात हैं? देखिए, जो 25th अमेंडमेंट थी वो तो वाइस प्रेसिडेंट ने यूज नहीं की, क्योंकि ये जो इम्पीचमेंट की मूवमेंट आई है इसके साथ साथ एक और मूव भी आई थी जिसमें वाइस प्रेसिडेंट से ये माइक से कहा गया था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से कि अगर आप अकॉर्डिंग टू 25th अमेंडमेंट आप अपने बॉस को अपने ओहदे से हटा के इख्तियारात खुद संभाल लें, तो वाइस प्रेसिडेंट ने इससे इनकार कर दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट 6 डेज के लिए तो ट्रंप हैं अपनी जगह पे, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि उसकी जो इम्पीचमेंट है वो प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए अभी नैंसी पेलोसी जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, उन्होंने अभी केस भी आगे भेजने की बात नहीं की कि सेनेट में वो कब केस भेज रही हैं। ये केस जब सेनेट में जाएगा उसके ऊपर बहस होगी तो फिर यानी ये काफी टाइम इसके लिए यानी कानून साज ऐवान फैसला करेगा। कानून साज ऐवान फैसला करेगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, जी जी बोले कंदील साहब। जी मैं ये अर्ज कर रहा था, अब डिपेंड ये करता है कि जो अभी तक कारकर्दगी रही है ट्रंप की, उसमें जो इंटरनल लेवल पे 3 मेन उसकी नाकामियां आई हैं, जिसमें कोरोना को वो मैनेज नहीं कर सके, दूसरी वो जो वाइट सुप्रीमेसी की बात की और फिर ब्लैक लाइव मैटर्स की एक मूवमेंट चली,
और तीसरा जो है ये अपने इलेक्शन को उन्होंने फ्रॉड करार दिया और अपने ही इलेक्शन को तस्दीक करने से इनकार कर दिया। इन तीनों चीजों को सामने रखें तो उनकी जो अपनी रिपब्लिकन पार्टी है उसमें से भी लोग टूट कर अभी उनके खिलाफ जो इम्पीचमेंट है उसकी सपोर्ट करें। अभी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 10 लोगों ने सपोर्ट किया है और सेनेट में अगर ये मूवमेंट जाती है तो वहां पे 18 लोगों की जरूरत है अगर वो 2/3 मेजॉरिटी चाहते हैं। लेकिन अभी तक अनाउंस ये हुआ है कि 20 लोग सेनेट में भी जो रिपब्लिकन्स के हैं वो इम्पीचमेंट की सपोर्ट करेंगे। तो अब मेरा ख्याल है जो बाइडेन के लिए इम्पोर्टेंट ये होगा कि वो सबक सीखते हैं या नहीं, कि जो नाकामियां जिस बुनियाद पर सदर ट्रंप को हुई वो अंदरूनी मुहाज पर हुई या बैरूनी मुहाज पर, उससे अगर वो सबक सीखते हैं तो फिर तो शायद किसी हद तक वो अमेरिका की साख को बहाल कर सकें। अदरवाइज एक डिक्लाइन नजर आ रहा है, क्योंकि जो बहरान पैदा कर दिए हैं ट्रंप साहब ने इराक, अफगानिस्तान और ईरान के केसेस में, वो बहरान जो है अब अगर ट्रंप की डगर पे ये चलते रहे तो ये ओवरऑल अमेरिका की जो एक साख है उसको शदीद नुकसान मजीद पहुंचे। ठीक है नईर साहब, अब जैसे कि बता रहे हैं कंदील साहब के अभी 6 दिन के लिए तो वो मजीद सदर हैं, तो उनके पास क्या वही अथॉरिटी रहेगी जो पहले थी? और दूसरा, अगर जो हम बात कर रहे थे कि 15 जनवरी को जो है वो कुछ इनका सेशन होगा, उसमें क्या स्ट्रैटेजी बनती है, लेकिन बिलफर्ज अगर इम्पीचमेंट हो जाती है ट्रंप की और वो आखिरी दिनों में सदर नहीं रहते, तो ये जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी उस पर वो मौजूद नहीं रहेंगे फिर? जी, आपने सबसे पहले तो ये फरमाया कि क्या इनके इख्तियारात रहेंगे 6 दिन तक? बिल्कुल रहेंगे, इख्तियारात को तो कोई चैलेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है ये सेनेट में जरा लंबा प्रोसेस है और वो इनके मतलब 6 दिन जो है उसमें से तो खैर आराम से गुजर जाएंगे। लेकिन मसला ये पैदा होता है कि इन 6 दिनों में इख्तियारात का क्या वो नाजायज इस्तेमाल कर सकते हैं? वहाँ पे देखने वाली बात है, क्योंकि कुछ ठीक है, फौज ने तो इनको कह दिया है कि जी आप कोई गैर कानूनी अहकामात के पाबंद नहीं है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो अमेरिका का एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर था, जहाज, उसको गल्फ से पहले वापस बुला लिया गया था। लेकिन हुआ ये कि इन्होंने उसको फिर दोबारा उधर भेज दिया और कहा अपने मकाम पे आप कायम रहें, जिससे महसूस ये होता है कि अभी भी देयर इज ए स्लाइट चांस कि कोई ईरान के साथ ऐसी छेड़खानी की जाए जाते जाते कि जिसका जो है मतलब बुरा जो नाम है वो ट्रंप के जिम्मे जाए जी, और अच्छा जो मतलब क्रेडिट है वो बाइडेन साहब ले लें। इस चीज को अगर आप देखें तो मुझे इसमें थोड़ी सी अमेरिकन स्टेट की गेम नजर आ रही है। अल्लाह करे कि मेरे अंदाजे गलत हो और यहाँ पर कोई ऐसी जंग न छिड़े जो कि आने वाले दिनों में ऑब्वियसली फिर पूरे इलाके में तहोबाला मतलब कर देगी अमन को। तो इस चीज को अगर आप मद्देनजर रखें तो अभी जिसे कहते हैं ना, फॉर द नेक्स्ट 6 days एटलीस्ट इन द गल्फ एरिया वी हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। ये मेरा एक मतलब अंदाजा है और हमें बहुत इसको जिसे कहते हैं ना कि क्लोजली वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि इसराइल की तरफ से भी काफी पैमाने पे कल और परसों जो है सीरिया में बमबारी की गई है और सीरिया बेचारा क्योंकि कमजोर मुल्क है और खाना जंगी में है और उसके हजारों लाखों अफराद जो हैं बेघर हुए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो मौत के मुंह में गए हैं। तो उस मुल्क में इतनी सख्त नहीं है कि वो कोई जवाब दे सके। वहां पर भी ईरानी जो उनकी प्रॉक्सीज हैं वही संभाला दिए हुए हैं और मतलब इसराइल के ऊपर कभी कभार जिसे कहते हैं ना कि हमला हो जाता है। और गाजा से भी यही सूरत हाल है। इराक में भी ये है कि अमेरिकन जो ट्रूप्स हैं उनके ऊपर ईरानी प्रॉक्सीज हमला करते रहते हैं, उनके डिप्लोमेटिक एरिया के ऊपर बमबारी होती रहती है। तो ये छेड़खानी का सिलसिला जो है, हो सकता है कि अमेरिका एक दफा ये चाहे कि ईरान को दोबारा नाकाबिले तराफी नुकसान पहुंचा के और उसके बाद फिर नए सदर जो हैं वो जो सुलह करें या जंग बंद करें जो कुछ भी है। तो ये मुझे डीप स्टेट की ना थोड़ी सी इसमें कुछ बदनीयती नजर आती है। ठीक है नासिर साहब, आप इससे सेकंड करते हैं कि वाकई ऐसा है कि जो बाइडेन जो है कुछ इस तरह के इकदाम लेंगे जिससे एक तो अटेंशन भी डाइवर्ट होगी, दूसरा ये कि उनको ट्रंप को और बुरा इमेज इम्प्रेशन देने के लिए उनको मौका मिलेगा। दूसरा एक और चीज़ भी इसमें ऐड ऑन कर लीजिए कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन थोड़ी चेंज हमें नजर आई, सऊदी अरब और कतर के मामलात हमने देखा इस तरह हैं। चाइना इस इम्पीचमेंट को और अमेरिका में इस बदलती सूरत हाल को किस तरह देख रहा है?
जी शुक्रिया। मेरा ख्याल है क्योंकि पहली बात जो हुई है कि चूंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट अमेरिकी आइन के तहत सबसे ज्यादा बाइख्तियार शख्स है, और ट्रंप की मुश्किल ये है कि ट्रंप को न सिर्फ ये कि अपने इख्तियारात का पता है, बल्कि वो अपने इख्तियारात को यूटिलाइज करना भी जानता है। पॉजिटिव या नेगेटिव ये डिबेट नहीं है, वो बहुत सारी चीजों में प्रोसीजरल में नहीं जाता, बल्कि वो समझता है कि वो ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठा हुआ फर्द है और वो डिसीजन करने का हक रखता है, लिहाजा वो डिसीजन करता है। और उस डिसीजन का अब जो आना है, यानी उसका जो बैकफॉल आना है, वो खुद अमेरिकन स्टेट के ऊपर आना है। ट्रंप ने चले जाना है, अल्टीमेटली उस डिसीजन के जितने भी आफ्टर इफेक्ट्स होने हैं उसको बर्दाश्त करना है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने। लिहाजा उनकी ये ख्वाहिश है कि अभी कोई ऐसी चीज ये न छेड़े या न शुरू करे कि जिसको संभालना आसान भी ना हो और जिसकी इम्प्लीकेशन जो है वो बाद में हमें भुगतनी पड़े, हम अपने डिसीजन करें। लिहाजा अभी उसके ऊपर एक तलवार लटकाई गई है और उसको इतना प्रेशर पे लाया गया है कि अभी प्रैक्टिकली उसके लिए कोई बड़ा एडवेंचर करना तकरीबन मुमकिन नहीं रहा। नहीं, और जो बड़ा मैं यही आपके जवाब से में एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, ये जो हम ट्रंप के इख्तियारात की बात कर रहे हैं और मतलब इख्तियारात का जायज़ और नाजायज़ इस्तेमाल की बात करें, अगर कोई ट्रंप इस तरह के कोई इक़दामात लेता है कि आने वाली गवर्नमेंट के लिए, बाइडेन के लिए मुसीबत खड़ी हो जाए, ट्रंप ऐसा कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है, और ये सारा प्रेशर तो इसीलिए जनरेट किया जा रहा है, अदरवाइज तो इस सारी कहानी की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये इम्पीचमेंट के सिलसिले, ये मतलब पार्टीज के अंदर जो तकसीम आ रही है, ये जो एक प्रेशर है, जो मिलिट्री को बुलाया गया है, ये जो लेटर जारी किया गया है, ये सारी चीजें ये इंडिकेट करती हैं कि ट्रंप कुछ कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो ट्रंप के अपोनेंट्स हैं जिनकी तरफ आप इशारा करें, जो अपने आप को एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसमें फर्ज करें कि आप ईरान या उसकी प्रॉक्सीज की बात करें, तो लेबनान की हिजबुल्लाह ने, उनकी लीडरशिप ने अभी चंद दिन पहले अपनी स्पीच में आखिरी 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट करार दिए और वहां पे हाई अलर्ट है। सेम इज द सिचुएशन इन सीरिया और ईरान और इराक के अंदर भी यही कैफियत है, और उनका ये ख्याल है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि ट्रंप जो है वो जाते जाते कोई ऐसी चीज कर सकता है कि जो अपने तौर पर तो ये समझेगा कि इनको नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा, और वो जाहिर है अपनी तदबीर रखते हैं। और अमेरिका के स्टेक होल्डर, जो आने वाले फ्यूचर के स्टेक होल्डर है, वो ये समझते हैं कि ऐसी कोई भी चीज जो करनी हो तो उसका हक हमें होना चाहिए, जिन्होंने आइंदा 4 साल मुल्क संभालना है। लिहाजा ये जो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसका बुनियादी टारगेट जो है वो एक चेक क्रिएट करना है ट्रंप के ऊपर, उसके रिमेनिंग डेज जो वो पावर में है। सेकंड, आपके इल्म में होगा कि ट्रंप ने जो अभी पहले एक डिसीजन किया जिसको अमेरिकन स्टेट ने एंडोर्स किया, कासिम सलमानी की असोसिएशन वाला, उसके बाद ईरान ने फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसा हुआ है तकरीबन 70 साल के बाद कि अमेरिका की स्टेट के ऊपर किसी स्टेट पे बाकायदा अटैक किया हो, यानी अमेरिका के फौजियों के ऊपर किसी स्टेट ने एलानिया तौर पे हमला किया हो। जो कुछ ऐन असद में हुआ वो सारी दुनिया के सामने है। तो उससे भी अमेरिकन प्रेस्टीज शैटर हुई है, और अमेरिका का ये एक्सपेक्ट कि वो इस रीजन के अंदर अपने एलाइज को मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए, अपनी प्रेजेंस के जरिए से उनका सेवियर है, उसकी ये हैसियत जो है उसके ऊपर डेंट डला है और क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है। ये नहीं चाहते कि ऐसी कोई चीज हो जाए जिसके बाद, क्योंकि जंग शुरू करना तो आसान होता है, लेकिन जंग को निभाना, जंग को वाइंड अप करना, उसके अल्टीमेट रिजल्ट लेने, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर जंग शुरू आप करें और जंग या ऐसा कोई भी एडवेंचर वाइंड अप कोई और करे, क्योंकि ये दुरुस्त है कि जंग शुरू की गई थी लेबनान की, उसको वाइंड अप जो है वो लेबनान ने किया था, इसराइल ने नहीं किया था। जंग शुरू की गई सीरिया के जरिए से, उसको वाइंड अप जो है वो बिलाकर एंटी अमेरिकन फोर्सेज ने किया, रशिया आ गया, चाइना ने वीटो करने स्टार्ट कर दिया, ईरान आ गया। इसी तरीके से जंग आपने शुरू की थी इराक और अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने, लेकिन दोनों जगह पे सिचुएशन ये है कि जिनके मुकाबले में आपने जंग लड़ी थी उन्हीं के साथ आपको बैठकर डायलॉग करने पड़ रहे हैं। तो जंग उसी वक्त फायदेमंद होती है जब तक आपको उसका एंड रिजल्ट मालूम हो। अगर एंड किसी और ने करना है और आपको एंड रिजल्ट मालूम ना हो तो वो जंग तो आपको किसी बड़े मसले का शिकार कर देगी। और इस वक्त जो अमेरिका की इकोनॉमिक पोजीशन है वो अमेरिका के किसी बड़े एडवेंचर की मुताबिल नहीं है। अमेरिका के अंदर मसाइल हैं बहुत ज्यादा, और फिर अमेरिका अपनी जो अभी तक उसकी इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक पोजीशन है, उसकी जो मिलिट्री ऑपरेटर्स पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां है, और जो बहरी बेड़े और इंस्टॉलेशन हैं उनको मेंटेन रखना एक बड़ा चैलेंज है अमेरिका के लिए, और अमेरिकन इकोनॉमी उस वजन को अभी बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है। लिहाजा ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर कोई नई पटारी खुल जाए तो अमेरिका अपने लोगों को भी मुतमईन करने की पोजीशन में नहीं होगा, चाहे जाए कि दुनिया के अंदर वो अपना साबका रोल
कि जिसको वो एंजॉय करता आ रहा है उसको मेंटेन कर सके। तो दैट इज द क्रिटिकल क्वेश्चन, और उसके लिए ये 6 डेज इंपॉर्टेंट है। और ये इस वक्त अमेरिका के अंदर एक तरह की जंग है कि हमने किसी तरीके से ये 6 दिन जो है। नैयर साहब, तो पेंटागन फिर इस मामले को किस तरह देख रहा है? अगर ट्रंप इस तरह का कोई एडवेंचर करना चाहते हैं तो फिर उनको क्या रेजिस्ट मिल सकती है पेंटागन की तरफ से? देखिए, बात मैं थोड़ा सा ना ट्रंप से बियॉन्ड लेके जा रहा हूँ। डीप स्टेट की मैंने पहले भी एक गुजारिश की थी जी। आप देखिए, हालात की संगीनी का ये इस वक्त हाल है कि कल ईरान ने मिसाइल्स की एक्सरसाइज की है। अच्छा। ये पहली दफा सुनने में आया कि ये मिसाइलों की एक्सरसाइज की है। इससे पहले तो नहीं, मतलब मामला जो हैं जिसे कहते हैं एज ऑफ प्रेसिपिस में है। और उसमें मुझे जो लगता है वो यही है कि यहूदी चाहते हैं कि ईरान को किसी न किसी तरीके से अमेरिका के थ्रू इस तरह से नुकसान पहुंचा दिया जाए कि फिर उसके बाद अगले 50 साल ही उठ ना सके। ठीक है। और उसके लिए उन्हें बहाना चाहिए। और वो बहाने का आप अंदाजा ये करें कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, और एक बहुत अच्छा काम ये किया कि जब ईरान और अमेरिका की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तो उस वक्त अमेरिका का एक बहुत ही कीमती ड्रोन ईरान ने मार गिराया था। और इसके बारे में ट्रंप ने खुद ये बयान दिया कि फिर हमने जवाबन ईरान पे हमला करने के ऑर्डर्स दे दिए। और वो जो अमेरिकन जो फौजी लीडरशिप है, जब व्हाइट हाउस से निकल के बाहर गई, ट्रंप को उस वक्त जिसे सेकंड थॉट आया। और वो अंग्रेजी का मुहावरा है कि सेकंड थॉट्स आर ऑलवेज बेटर। और बकौल ट्रंप के, हमें तो नहीं पता, लेकिन वो ये कहता है कि मैंने उन जहाजों को जो उड़ चुके थे ईरान पे हमला करने के लिए उस स्टेज से वापस बुलाया। तो ये उसका एक कमेंडेबल काम था। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ट्रंप को ये हीले बहाने, देखें ड्रोन का गिरना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ड्रोन के जवाब में पूरी अमेरिकन माइट ईरान के ऊपर अनलीश कर दी जाए, ये जो उनकी मिलिट्री का प्लान था, इसके पीछे ऑब्वियसली इनका जो एक डीप स्टेट है जो इसराइल रन कर रहा है, अमेरिका को अमेरिका रन नहीं कर रहा, चाहे इकोनॉमी हो या मिलिट्री हो। तो इस चीज को देखते हुए इवन फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की जो है ना, इट इज बीइंग रन बाय इसराइल। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, कोई माने या ना माने, अमेरिका तो उनका एक मोहरा है। वो हर लिहाज से, वो किस तरह से इकोनॉमिक पावर जो है वो सारी की सारी यहूदियों के हाथ में है अमेरिका में। चंद जो उनके वो 1% वाले जो लोग हैं ना, उस 1% में मेरा ख्याल में 70 to 80% यहूदी निकलेंगे अगर आप चेक करें। ठीक है, ये तो बड़े लार्जर कैनवस पे आपने बात की है नैयर साहब। चले, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। नैयर साहब, कंदील साहब और नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नाज़रीन, हमने बहुत एस्पेक्ट्स और बड़े एंगल से हमने इसको कवर किया, इस टॉपिक को। बस ये कि अमेरिका जितने बड़े पैमाने पर इस वक्त हमने देखा कि उनके अपने अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ रही है और मुजाहरे किए जा रहे हैं। ट्रंप की जो मुतसबाना पॉलिसी थी, वो इंटरनेशनल लेवल पे जितने मामला थे वो आने वाली गवर्नमेंट के लिए चैलेंजिंग भी रहेंगे। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है नैयर साहब ने की है कि यहूदी इजराइल जो है इस मामले को बड़ा मतलब डीपली इसको ऑब्जर्व कर रहा है और बहुत उसके बड़े प्लान भी हैं। प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ने के बाद।